हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और कैसे इसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए डिफाइन होता है किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें कि इंटरैक्टिंग इंटरनल फोर्स कॉन्जर्वेटिव नेचर का हो, है ना। और हम लोग जानते हैं कॉन्जर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कॉन्जर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जिसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट रहता है, या यूं कहें कि जिसका वर्क डन किसी क्लोज्ड पाथ में जीरो होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी जनरली यू से डिनोट करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड for a system in a configuration in which interacting force is of conservative in nature, है ना। तो जिसमें कॉन्जर्वेटिव फोर्स इंटरएक्टिंग फोर्स हो और उस सिस्टम का एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो ये देखना है कि ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स क्या है। तो हम जानते हैं कॉन्जर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, या वर्क डन जीरो होता है इन अ क्लोज्ड लूप, है ना। दूसरी बात हम कह सकते हैं यहां पर कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है वह पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट किया जा सकता है। तो कहता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in changing configuration of a system is equal to negative of change in potential energy, है ना। यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला हमारे हाथ। लेकिन इस फॉर्मूले से हम लोग सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो कहता है कि अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो तुम्हें एक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना होगा और उस रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग एक रेफरेंस या स्टैंडर्ड पोटेंशियल एनर्जी असाइन करना होगा सिस्टम को। तभी जाकर के हम किसी आर्बिट्ररी कॉन्फ़िगरेशन में उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम in a configuration can be determined by selecting a reference configuration and corresponding to reference configuration a standard value of potential energy is assigned.
ये क्या कहना चाह रहा है, ये हम लोग जब प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे उस वक्त इसको देखेंगे, है ना। यानी अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमें एक कोई दूसरा एक कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना होगा जिस कॉन्फ़िगरेशन में मैं एक पोटेंशियल एनर्जी असाइन कर सकूं, अपने मन से उसका वैल्यू दे सकूं, और वह वैल्यू उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो गया उस कॉन्फ़िगरेशन में, या रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी हो गया उस रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये हम एक प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहली बात यह है कि किस तरह का रेफरेंस लेंगे वह निर्भर करता है किस तरह का फोर्स होगा। तो हमारे पास जो अवेलेबल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंजर्वेटिव फोर्स है वो है सेंट्रल फोर्स। ओके, तो हम लोग सेंट्रल फोर्स के लिए देखते हैं। सेंट्रल फोर्स में क्या है, ये कंजर्वेटिव होते हैं, सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, और इस फोर्स का फॉर्म भी बहुत सिंपल है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है ना। यानी मान लो यहां पर कोई ओरिजिन ले लिया और हम यहां पर देख रहे हैं तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आर हो गया। तो इस पॉइंट पर जो सेंट्रल फोर्स होगा या तो वो रेडियली आउटवर्ड होगा या रेडियली इनवर्ड होगा। सपोज करो कि वो यहां पर रेडियली आउटवर्ड है, दिस इज द फोर्स, और हम यहां पर इस पाथ पर जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर मैं थोड़ा सा मूव किया इधर, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इससे, तो दिस इज द डीएस। तो इस फोर्स का जो एलिमेंट्री वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो एफ डॉट डीएस, है ना। अब यहां पर ये एंगल अगर थीटा है तो हम लिखेंगे ये एफ डीएस कॉस थीटा, और ये जो ds cos थीटा है ना वो कितना होगा, देखो यहां पर ये हमारा ds cos थीटा हो गया, तो दैट इज इक्वल टू dr। सो ये हो गया f एज ए फंक्शन ऑफ r इनटू dr। सो दिस इज द वर्क डन, एलिमेंट्री वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्सेस। सो इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है ये। अब देखो यहां पर नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया f एज ए फंक्शन ऑफ r इंटू डी आर। अब इसका इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें यहां पर r का कोई पर्टिकुलर पोजीशन लेना पड़ेगा जिसको हम रेफरेंस के तौर पर यूज करेंगे। तो सपोज करो ये मेरा रेफरेंस था, तो ये r नॉट ले लिया, मान लो ये r नॉट है, और यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी u नॉट ले लिया, ये रेफरेंस हो गया, और यहां पर ये r हो गया और यहां पर ये u हो गया, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो ये अगर इंटीग्रल हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा u नॉट माइनस u, नेगेटिव साइन है इसीलिए, और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल f एज ए फंक्शन ऑफ r dr का इंटीग्रल r नॉट से r तक। ये r नॉट रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन को कैरेक्टराइज कर रहा है, उसका करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी u नॉट है। तो यहां पर हम लोग बड़े आसानी से u निकाल सकते हैं। तो u क्या हो जाएगा, एज ए फंक्शन ऑफ r, तो ये हो जाएगा u नॉट माइनस f एज ए फंक्शन ऑफ r इंटू डी आर, r नॉट से r तक। या इसी को मैं थोड़ा और रीएडजस्ट करके लिख सकता हूं, तो लिखूंगा u नॉट प्लस f एज ए फंक्शन ऑफ r डी आर फ्रॉम r टू r नॉट। अब यहां देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से आएगा, यहां पर लिमिट उल्टा हो गया इसलिए माइनस से प्लस हो गया है। तो किस तरह का पोटेंशियल एनर्जी आएगा वह इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि यहां पर ये इंटीग्रल हमारा कैसा आएगा। और इनफैक्ट ये इंटीग्रल ही हमारा, ये पूरा इंटीग्रल हो गया, डोंट से कि दिस इज इंटीग्रल, ये इंटीग्रल, और ये इंटीग्रल ही डिसाइड करेगा कि हम लोग किस तरह का रेफरेंस पोजीशन लेंगे और उसका क्या रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी असाइन करेंगे। तो यहां पर मैं 2-3 एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं
जिससे कि ये समझ में बात आए कि हमें किस तरह का रेफरेंस चूज करना चाहिए। तो पहले तो मैं एक सिंपल केस लेकर के देखता हूं कि f जो है एज ए फंक्शन ऑफ r हमारा है c बाय आर स्क्वायर आर कैप। ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स है ये नेचर में हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। कहां कहां देखने को मिलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये दोनों जगह इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें देखने को मिलता है। तो उस केस में कैसे हम लोग लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इंटीग्रल हो जाएगा f एज ए फंक्शन ऑफ r dr का इंटीग्रल r से r नॉट, इन जनरल लिख ले। ये हो गया c बाय आर स्क्वायर dr का इंटीग्रल r से r नॉट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? c बार हो गया, ये हो गया हमारा 1 बाय r, या मैं r नॉट से ही लेके चलता रहा हूं r तक। चलो c बाहर और dr बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल -1 अपॉन r, और ये हो गया r नॉट से r तक। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसे c इंटू 1 बाय आर नॉट माइनस 1 बाय r, और अगर यहां माइनस ले लोगे तो यहां 1 बाय r और यहां -1 बाय r नॉट। सो इट इज बेटर टू टेक नेगेटिव साइन हियर, क्योंकि यहां पर फिर प्लस फॉर्म आ जाएगा। अब देखो हमको जो इंटीग्रल का वैल्यू आया है वो कुछ इस तरह का आया है। अब मैं इसमें सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूं। कैसे सेलेक्ट करूंगा जरा देखो। पहले तो जनरल फॉर्म में मुझे लिख लेने दो, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि यहां पर जो आया u एज ए फंक्शन ऑफ r वो हो गया u नॉट माइनस, और यहां पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, c बाहर 1 बाय r माइनस 1 बाय r नॉट। ध्यान से देखना, ये हमारा द मोस्ट जनरल फॉर्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। किस केस में? जब फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इस तरह का हो तब, वेयर सी इज सम कांस्टेंट। अब देखो यहां पर ये देखने में बड़ा बड़ा सा आ गया और हैंडी नहीं है, कैची नहीं है, रिलेशन इज नॉट वेरी कैची। तो मैं इसमें ऐसा करता हूं कि चूंकि इंटीग्रल का फॉर्म 1 बाय r था, तो अगर मैं r नॉट को इंफिनिटी सेट कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी उस इंफिनिटी पर जीरो सेलेक्ट किया जा सकता है। यानी तो वे बहुत आसान है, जीरो सेलेक्ट कर लेना। उस स्थिति में यू आर कितना हो जाएगा? तो यही इंफिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी ना, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, और ये जीरो हो गया। तो मैं यहां लिखूंगा यू एट पोजीशन आर बराबर यू नॉट जीरो हो गया। सो सी और 1 बाय इंफिनिटी पुट कर देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो इट बिकम्स सी बाय आर। सो गौर करो यहां पर इसका रिलेशन कितना सिंपल हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर इज सी बाय आर, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। तो ये जो मैंने लिया ना, ये क्या हो गया हमारा? ये रेफरेंस पोजीशन हो गया और रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो ये लेना सब जगह इतना आसान नहीं होता है, कई बार हमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे मान लो मैं कहूं कि और भी हमने फोर्स ले लिया, जैसे मान लो मैंने फोर्स ये ले लिया कि फोर्स है c बाय आर आर कैप की। अब इस फोर्स में यहां पर मैं फोर्स ले रहा हूं, यहां पर मैं उसका इंटीग्रल ले रहा हूं जो हमने अभी दिखाया था तुम्हें, और यहां पर मैं रेफरेंस पोजीशन एंड रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूं। तो क्या हो जाएगा इस केस में? इसका इंटीग्रल लॉन आर का फॉर्म आएगा। अब ऐसी स्थिति में मैं इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो सेलेक्ट नहीं कर सकता, तो यहां पर मैं यही रखता हूं कि r बराबर आर नॉट पर u एट आर नॉट कितना ले लिया गया? u नॉट ले लिया गया। यहां पर सबसे सुटेबल यही होता है कि किसी आर्बिट्ररी को ही स्टैंडर्ड बना लिया गया, r नॉट पर पोटेंशियल एनर्जी u नॉट, फिर एज ए फंक्शन ऑफ r निकाल लेंगे। तो ये फॉर्म नहीं आएगा, तब लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगा। या फोर्स इस रूप में सी आर वेक्टर, तो यहां पर आर डी आर का जो इंटीग्रल करोगे, आर डी आर का इंटीग्रल, तो आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्म आ जाएगा, यानी सी आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्म में आ जाएगा। तो गौर करो यहां प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर गया। इस स्थिति में r बराबर 0 पर
पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिखना आसान हो गया, तो U एट जीरो बराबर जीरो। तो इस केस में सबसे सिंपल जो एजम्पशन है रेफरेंस पोजीशन और रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या है, ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो सिलेक्ट कर लेना, ये सबसे आसान हो जाता है ना। सो दिस इज हाउ वी शुड टेक रेफरेंस पोजीशन एंड रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कि इसमें है कि हम प्रॉब्लम्स कैसे अप्रोच करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो किस तरह से सोचना है हमें। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो है कि फोर्स गिवन होगा तब पोटेंशियल एनर्जी डिमांड किया जाएगा, दूसरा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा तब फोर्स डिमांड किया जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सेटल डाउन करते हैं, है ना, इसको देख ले। तो अब देखो फोर्स जब गिवन है, अब पोटेंशियल एनर्जी डिमांड कर रहा है, तो फोर्स किसी भी रूप में दिया जा सकता है ना। तो इस स्थिति में कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए एप्लीकेबल है, तो माइनस ऑफ डी यू बराबर एफ डॉट डी एस, मैंने ये फॉर्म सिलेक्ट किया था, माइनस ऑफ डी यू इक्वल्स एफ डॉट डी एस। अब ये देखो, अगर तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करते हो तो हम इन जनरल इस एफ को लिख सकते हैं एफ एक्स, यानी फोर्स का कंपोनेंट एक्स में आई कैप, प्लस फोर्स अलोंग वाई जे कैप, प्लस फोर्स अलोंग जेड के कैप, और ds जो है वो इन जनरल स्पेस का कोऑर्डिनेट में क्या जाएगा, dx आई कैप, dy जे कैप और dz के कैप हो जाएगा, है ना, ठीक है ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ऐसी स्थिति में इसका जो तुम डॉट प्रोडक्ट निकालोगे वो होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, है ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू। और फिर तुम्हें यहां पर इसको इंटीग्रेट कर लेना है ना, सो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड का इंटीग्रल कर देना है। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन। ये कब है, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। गौर करो, अगर तुम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हो तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फोर्स कैसे लिखा जाएगा, फोर्स लिखा जाएगा एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे एक प्लेन में मान लो फोर्स बदल रहा है तो उसमें हम लोग जो डायरेक्शन लेते हैं वो इस तरह का होता है, ध्यान देना। ये यहां पर ये रेडियल लाइन है इस ओरिजिन से, और ये हमारा ये एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस। तो इस रेफरेंस एक्सिस से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है यहां। तो इसका कोऑर्डिनेट तुम आर थीटा लिखते हो पोलर फॉर्म में। अब गौर करो यहां पर ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये आर हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये आर कैप है। ये रेडियल डायरेक्शन है या सिंपली आर एक्सिस कहते हैं। जैसे स्पेस में तुम आर्बिट्ररीली एक्स वाई जेड और ये मानते हो कि एक्स वाई और जेड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये रेडियल डायरेक्शन है और इस पर परपेंडिकुलर जो है डायरेक्शन ये थीटा कैप है। तो एक है आर एक्सिस, एक है थीटा एक्सिस, या इसको हम कहेंगे कि ये रेडियल डायरेक्शन, ये उस पर परपेंडिकुलर यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इन जनरल इसे टेंजेंशियल डायरेक्शन नहीं कह सकते हैं, है ना, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो इसमें जो तुम ds लिखोगे वो ds कैसे लिखोगे, है ना। तो एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जा सकता है वो देखो, हम यहां पर है। इन जनरल ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां गए, है ना, ये तो ये रेडियल लाइन में भी गया और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी गया। तो जब रेडियल लाइन में गया तो इस ds के कारण रेडियल डिस्टेंस में चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ, dr का। और ट्रांसवर्स में भी एक पर्टिकुलर लेंथ यहां पर बदल गया है, वो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये अगर थीटा है तो एंगल में बढ़ोतरी कितनी हो गई, d थीटा।
और ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डी थीटा। तो डीएस लिखेंगे डी आर आर कैप, किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। देखो ये अगर डीएस है तो ये रेडियल डायरेक्शन में, और टेंजेंट ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ, आर डी थीटा। तो लिखेंगे आर डी थीटा इन थीटा क्या। अब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लिखता हूं तो मैं लिखूंगा माइनस डी यू बराबर, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा एफ आर डी आर प्लस एफ थीटा आर डी थीटा। ओके, और यहां पर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा तो ये हो जाएगा एफ आर डी आर का इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ थीटा आर डी थीटा, है ना। अब गौर करो यहां पर कि ये इंटीग्रल तुम परफॉर्म कर लोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जो रेफरेंस वगैरह लेते हैं वो सेट करना होगा और यू कैन फाइंड इट आउट। तो ये हुआ कि जब फोर्स इस रूप में दिया रहता है। अब है कि अगर सेंट्रल फोर्स है तो ये पहले ही बता चुके हैं, फिर भी लिख देता हूं। अगर सेंट्रल फोर्स होगा तो फोर्स ऐसा होगा एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर, और ऐसी स्थिति में गौर करो एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर है तो केवल यही वाला चीज बचेगा, ये वाला तो होगा नहीं, तो ये जीरो हो जाता है, तो यही आता है। तो क्या बच जाएगा, माइनस डी यू बराबर, अब यहां पर एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर है इनटू डी आर हो गया। अब इसका इंटीग्रल क्या हो गया, ये। तो ये हमारा फॉर्म हो गया किस केस में काम करने के लिए, जब सेंट्रल फोर्स हो। तो ज्यादातर जो तुम्हें प्रॉब्लम्स मिलेंगे वो इसी रूप में मिलेंगे, है ना। सारा खेल है कि हम कैसे इंटीग्रल परफॉर्म करते हैं। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म में मिल सकता है, पोलर कोऑर्डिनेट में मिल सकता है, हालांकि ये बहुत कम चांसेस है, +2 स्टैंडर्ड में ना के बराबर है, फिर भी मैंने बता दिया। और सेंट्रल फोर्स होगा तो इस फॉर्म में आएगा, है ना। फिर हम लोग प्रॉपर इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट फाइंड आउट होगा। ये तो हुआ जब फोर्स हमें पता है तब। अब है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है तब क्या करेंगे। तो चलो देखते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स कैसे निकालते हैं। तो u दिया हुआ है, u एज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर x डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है और किसी डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदल रहा है। तो इस केस में फोर्स लिखेंगे हम लोग माइनस डी यू डी एक्स, है ना। फोर्स हो गया नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर देखो कि अगर हमारा डी यू डी एक्स नेगेटिव आ गया तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। और अगर डी यू डी एक्स हमारा पॉजिटिव आ गया तो फोर्स हमारा निगेटिव हो जाएगा और फोर्स का डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। अब गौर करो, हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी केवल एक्स एक्सिस में नहीं वैरी कर रहा है ना, एक्स के साथ साथ वाई और जेड में भी बदल रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज वेल एज जेड कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेस। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको समझने की कोशिश करना है। अगर हमें फोर्स एक्स में देखना होगा, ध्यान देना, तो हमें हमेशा फोर्स का कंपोनेंट एक्स में मिलेगा। कैसे, तो एफ अलोंग एक्स हो जाएगा माइनस डेल यू डेल एक्स। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, यह टोटल या कंप्लीट या परफेक्ट, ये टोटल या कंप्लीट डेरिवेटिव है। यहां पर ये पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एक्स के साथ। उस दौरान हमें करना क्या होगा, y और z वाले जो पार्ट्स होंगे, y और z को कांस्टेंट मानना है बेसिकली, है ना। यानी ये कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि y डिफरेंशिएटिंग u यानी पोटेंशियल एनर्जी with respect to x keep y and z as constant। फिर हमने निकाल लिया फोर्स along y माइनस डेल यू डेल y। जब y u को y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x z कांस्टेंट मानेंगे, और उसी तरह से f z हो गया माइनस डेल यू डेल z। जब u का डेरिवेटिव z के साथ करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मानेंगे।
अब यहां पर गौर करो, इसके फोर्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो अब जो फोर्स लिखेंगे ये बहुत सिंपल है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप हो जाएगा। तो यहां पर देखो सब में निगेटिव साइन है, मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये हो गया डेल यू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू डेल जेड के कैप। इसी को हम लोग बहुत सिंपल वे में माइनस डेल यू डेल आर लिखते हैं, और ये हो गया नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, है ना। सो फोर्स इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे डिफाइन होता है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के रूप में। तो यहां पर ये जो ऑपरेटर है डेल डेल आर, इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं हम लोग, है ना। ऑपरेटर नाम से घबराना नहीं है, मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब सब ऑपरेटर है, ये सब, है ना। तो उसी तरह का ये भी एक ऑपरेटर है, जैसे डी डी एक्स ऑपरेटर होता है ना। इस ऑपरेटर का इनपुट वाई डालते हो तो तुमको डी वाई डी एक्स मिलता है। उसी तरह से डेल डेल आर एक ऑपरेटर है, और ये एक वेक्टर ऑपरेटर है ना। इट इज अ वेक्टर ऑपरेटर। ये जो डेल डेल आर है ये वेक्टर ऑपरेटर है। कैसे लिखते हैं? आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। ये अभी तक फंक्शनिंग नहीं है, इसको जब इनपुट डालोगे तब ये फंक्शनिंग हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग एक और सिंबल से डिनोट करते हैं, डेल्टा को उल्टा लटका दो, है ना। डेल्टा ऐसे लिखते हो, ये उल्टा है, इसको बोलते हैं नेबुला, है ना। तो ये सब जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तब जाकर के ये सब सिंबल यूज करना है, प्लस टू स्टैंडर्ड में उनको ये सिंबल यूज नहीं करना है। तो हमने देखा कि फोर्स कितना आया, माइनस डेल यू डेल आर, ये हो गया ग्रेडियंट। फिर हम लोग बाद में इसका मीनिंग भी समझेंगे कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखना है कि अगर मान लो फोर्स इधर है और ये कोई एल एक्सिस है, ध्यान से सुनो, फोर्स इधर है कंजर्वेटिव फोर्स जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन किए हैं, और ये कोई एल एक्सिस है। तो इस फोर्स का कंपोनेंट एल एक्सिस के अलोंग जो हो जाएगा जिसे हम एफ एल कहेंगे, तो इस एफ एल को मैं कैसे डिफाइन करूं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में? तो मैं लिखूंगा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट अलोंग एल एक्सिस, यानी माइनस डेल यू डेल एल। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एल एक्सिस। ध्यान देना, जिस एक्सिस के अलोंग हमें फोर्स निकालना है उस एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट का नेगेटिव वैल्यू होगा दैट विल बी द फोर्स अलोंग दैट एक्सिस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, आगे बहुत मदद करेगा हम लोगों को। अब गौर करो यहां पर, अगर हमारा फोर्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दिया हुआ हो, अब पोटेंशियल एनर्जी, अभी तक हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे थे, अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में u फंक्शन है मान लो r का, तो फोर्स क्या लिखेंगे? अब ये कंप्लीट इसी का रूप फॉर्म है, तो फोर्स हो जाएगा माइनस डी यू डी आर। ये कंप्लीट डेरिवेटिव है ना, टोटल डेरिवेटिव है। यहां पर भी तुम वही बात कह सकते हो, अगर डी यू डी आर हमारा पॉजिटिव आ गया तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, और फोर्स नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन होगा माइनस आर कैप, यानी रेडियली इनवर्ड। अगर डी यू डी आर हमारा नेगेटिव आ गया तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन आर कैप, यानी रेडियली आउटवर्ड होगा। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है आर का और थीटा का, ध्यान दो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर हो गया आर डायरेक्शन, थीटा हो गया थीटा डायरेक्शन, थीटा एक्सिस।
या फिर ऐसे कहें कि आर है रेडियल डायरेक्शन, तो थीटा कैप क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी रेडियल डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर। ऐसी स्थिति में फिर मुझे फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो एक कंपोनेंट मैं किधर लूंगा, रेडियल डायरेक्शन में। ध्यान देना यहां पर ये रेफरेंस एक्सिस ये थीटा है, यहां पर हूं मैं, तो ये आर है तो इस डायरेक्शन में, और दूसरा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो ये लेंथ गया, कितना लेंथ हुआ, ये डी आर हो गया, है ना। तो रेडियल डायरेक्शन में जो चेंज लिखेंगे, जो फोर्स होगा वो कैसे लिखेंगे, माइनस डेल यू, और रेडियल डायरेक्शन में जो लेंथ मूव हुआ, कितना लेंथ मूव हुआ, डिफरेंशियल डेल आर, ये हो गया। और एफ थीटा कैसे लिखोगे, तो एफ थीटा तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हुआ ना, तो माइनस डेल यू बाय, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लेंथ कैसे लिखोगे, ये लेंथ हुआ, तो ये एंगल थीटा है, इसमें इंक्रीमेंट हुआ डी थीटा से, और ये आर डिस्टेंस है, ये भी आर है, और ये डी थीटा है, तो यह लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, यानी आर डेल थीटा। तो यहां मैं लिखूंगा इसको माइनस 1/r इंटू डेल यू डेल थीटा, ये आर डी थीटा नीचे है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। आप फोर्स को क्या लिखोगे, तो फोर्स अलोंग रेडियल डायरेक्शन आर कैप प्लस फोर्स अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन थीटा कैप, दिस इज द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को लिख लेना है, तो क्या लिखोगे यहां पर, एफ बराबर देखो माइनस सब में है, कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा डेल यू डेल आर आर कैप प्लस 1/r डेल यू डेल थीटा थीटा कैप। सो दिस इज द वे we can find out the force, conservative force when potential energy is given। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो मैंने अलग अलग कंडीशन में इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर बात की। अगले लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, अभी मैं एकदम इन जनरल प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, और फिर उसके प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ओके, थैंक यू।